बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपके मैनेजमेंट का शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। उसके बाद मैं वासिफ रमेश सर का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने एक चैनल बने यहाँ आने के लिए। अभी ही अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान है कि हम जो है वो मिलाने का एक अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से एक तरीका होता है। मिलना हो तो किसी तरह से भी मिल जाता है। आपको देखकर आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हिजाब में देखा मैंने, यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो बिना हिजाब के। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपको आखिर तक ऐसे ही बनाए। और माशाल्लाह लड़के भी बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन लग रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स में डिसिप्लिन या बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि बहुत ज़्यादा स्कूल्स में हम लोग का जाना होता है, खासतौर से लड़के जो है उनको संभाल कर ऑडिटोरियम में लाना एक बड़ा काम होता है मैनेजमेंट में। तो माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन है। अल्लाह आपको इसी तरह आगे भी रखे, अपने टीचर्स का फरमाबरदार इंशाल्लाह। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रेन योर ब्रेन। जैसे आप लोग सब जब स्टडीज करते हैं, अभी आप में 7 से लेकर 12 तक है ना, यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स 8 to 12, ठीक है। तो 8 to 12 ये देखिए जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ आप कुछ नया सीखने की बहुत ज्यादा जुस्तजू करते हैं। कुछ नया सीखने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हैं और आपका एक एम होता है, एक गोल होता है लाइफ में कि हमको कुछ ना कुछ करना है आगे, है ना, कि हमको कुछ ना कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। कुछ आप ख्वाब बुनते हैं, कुछ आपके एस्पायरेशंस होते हैं और आप सोचते हैं हम किस तरह से उसको हमारे गोल्स को अचीव करेंगे, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम कैसे करें। ठीक है, आप स्टडीज करते हैं, मे भी आपके टीचर्स आपको गाइड करते होंगे। मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग, हमारे टीचर्स कुछ दिन पहले हमको बताते हैं या लास्ट ईयर की क्लास में बताए, इस बार हम भूल गए। और खासतौर से जो 10th तक या 11th तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंशाल्लाह काम का होगा, क्योंकि यहाँ जो आप टेक्निक सीखेंगे, आप अभी से उसके बारे में सोचेंगे कि आपको कौन सी टेक्निक्स आपके ऊपर सूट करती है। तो आप लोग मेरा तो ये सजेशन है कि नोट्स बना ले, लिख लें, क्योंकि बाद में यहाँ से जाने के बाद में आपको सोचना है कि मैंने यहाँ जितनी भी टेक्निक्स होंगी वो सारी मैं बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपके ऊपर कौन सी टेक्निक सूट होती है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना सकते होंगे तो बना लीजिए, या फिर शायद आप लोग बैग नीचे पुल करा दें। ठीक है, सही, ठीक है। तो ये आप बच्चों को प्रिंट्स वगैरह दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम जब स्टडीज करते हैं तो सबसे पहले हमको मसला क्या होता है आप लोग बताइए। जैसे जब आप जो पढ़ाई करते और जब एग्जाम आता तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं, और हम इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे। आप लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप लोग इन्वॉल्व होंगे ये लेक्चर में। ठीक है, बताइए, रेज योर हैंड्स कि आपको क्या मसले पेश आते हैं। जब आप अपने मसाइल बताएंगे तब उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस। बताइए। जब हम पढ़ते हैं तो जल्दी याद नहीं होता ना, तो उसके लिए ही है ये। ठीक है, और कुछ ऐसे कौन है जो पढ़ के भूल जाते हैं, यानी आप बहुत अच्छा पढ़ते, एक दिन पहले तक अपने फ्रेंड्स को या किसी सिबलिंग्स को, बहनों को सुनाते, भाइयों को सुनाते, और फिर जब एग्जाम में लिखने बैठते तो सब भूल जाते, है ना, ऐसे भी स्टूडेंट्स। हाँ, और ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता लर्न करने के लिए। कौन है? चलिए मत इस बात में मत रेज हैंड कीजिए, लेकिन होंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता रहे, और उसमें कोई बुरी बात नहीं कि आपको अगर टाइम लगे तो आप शेम फील करें, नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला ने सबका दिमाग जो है ना वो अलग अलग बनाया। कुछ ऐसे भी दिमाग हैं जो बस सुनते हैं और उनको हमेशा के लिए याद हो जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो 50 बार भी रेक्टिफिकेशन करें या मगिंग अप करें तो उनको याद नहीं होता। तो ये सारे चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे मैं अभी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा, हमारा जो ब्रेन है वो किसके जैसा है, कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है ना। आप जो अपने अतराफ में देखते हैं या सुनते हैं उसको आप क्या करते हैं,
ऐसे ही करता है ना, जो इंफॉर्मेशन आप इनपुट देते फिर उसको बाद में आउटपुट उससे लेते और उसको यूटिलाइज करते। जैसे कुछ आपने फाइल उसमें राइट की, सेव करके रख दी, बाद में उसको रिट्रीव किया और वो इंफॉर्मेशन आपने देख ली। ऐसा हमारा ब्रेन भी होता है। लेकिन कंप्यूटर में और ब्रेन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ब्रेन? कि कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप इंफॉर्मेशन डालते आप उसको कभी भी रिट्रीव करें वो निकल जाए, लेकिन हमारा ब्रेन तकरीबन 60% लोगों का ब्रेन जो होता है वो हर चीज को रिट्रीव नहीं कर सकता, है ना। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला तरीका है। उसके बाद में एक दूसरी बात हमारे ब्रेन की ये होती कि हम क्या करते, रिकॉर्ड करते, फिर उसके बाद में क्या करते, हमारा ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करता। जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, आपके टीचर्स जो भी बोलते हैं, तो हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे कंप्यूटर में कैसा फाइल्स होती, तो हमारे ब्रेन्स में भी ऐसे न्यूरल ट्रेसेस होते और वहां से इंफॉर्मेशन पास होगी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेव हो जाती, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए, इंसानों के लिए चैलेंज क्या है कि उसको बाहर निकालना वक्त पर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम सेंटर में स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आप क्या करते हैं, उस वक्त आपको बात याद नहीं आती, लेकिन बाहर आकर याद आ जाता, अरे उसका ये फॉर्मूला था, है ना, E = mc², या फिर डेंसिटी = m/v, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो ऐसा ये सारी चीजें हमको बाहर आकर याद आ जाती। तो अब हम उसके लिए क्या करें? तो अब हम देखते हैं नंबर 1 टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी आप जो भी अपने अतराफ में इंफॉर्मेशन देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको क्या करें, विजुअलाइज करें, उस पर गौर और फिक्र करें, उसको बार बार सोचें, उसको देखें, ठीक है। कोई भी, जैसे कोई आपका लेसन है, तो कुछ बच्चे जो है वो कैसे लेसन लर्न करते, पेज नंबर से उनको याद हो जाता। ये भी आज एक नई टेक्निक है कि पेज नंबर याद कर लेते, या फिर पेज का लेफ्ट कॉर्नर पे वो आंसर था या राइट कॉर्नर पे आपने लिखे थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना रहा तो स्टूडेंट्स उसको निकाल लेते। अब हमारा जो ब्रेन है इसमें डिफरेंट न्यूरल ट्रेसेस होते हैं जिसमें से इंफॉर्मेशन पास होती, और इंफॉर्मेशन जब पास होती तो क्या होता, वहां पे एक, जितनी बार इंफॉर्मेशन पास होगी तो एक वहां पे रास्ता बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही होंगी, एक एलिफेंट है और एक क्या है, दूसरा एनिमल डेयर है ना, हिरन है। तो एक एलिफेंट है और एक हिरन है। आप एक जंगल के बारे में सोचिए, एक जंगल है, उसमें से जब हिरन पास होगा, एक रास्ता है उसमें से हिरन पास हो रहा, तो वहां पे उसके पैर के निशान कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे ना, क्योंकि उसका साइज छोटा है। अब वहीं से आप दूसरी या उसके बाजू वाले रास्ते से आप हाथी को पास कीजिए, तो क्या होगा, बड़े बड़े रास्ते निशान बन जाएंगे। तो अगली बार जब वो हाथी वापस आएगा तो उसको अपने निशान दिख जाएंगे, जबकि हो सकता है कि हिरन जब वापस आए तो उसको अपने निशान ना दिखे। सेम हमारी इंफॉर्मेशन के साथ होता। क्या होता कि जब हम बार बार किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो हमारे न्यूरल पाथ जो है स्ट्रांग हो जाता, हमारा जो इंफॉर्मेशन का रास्ता जो है वो स्ट्रांग हो जाता, और स्ट्रांग होने की वजह से आप इंफॉर्मेशन को डाल भी आसानी से सकते हो और निकाल भी सकते हो वहीं से, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन का रास्ता है आपका क्या बन गया, स्ट्रांग बन गया। जैसा कि ये हाथी को बहुत आसानी हुई वापस आने में, क्योंकि उसके साइज की वजह से और हैवीनेस की वजह से क्या था, उसका रास्ता एकदम शार्प था, उसको दिखाई अच्छे से दिया, वो आ गया। जबकि हिरन जो है, यानी कम, अगर आप कोई चीज को कम विजुअलाइज करते, कम उसके बारे में सोचते, तो क्या होता, मुश्किल होती इंफॉर्मेशन को वापस लाने में। तो आप जो भी पढ़े, ये पहला मेथड है हमारा कि जो भी आप पढ़े उसको, उसके बारे में सोचे आप। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे, रीड करते जा रहे, उसके बारे में सोचिए। जितना ज्यादा सोच सकते और जितनी बार सोच सकते उतना हमको सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वे। ग्राफ, अब देखिए आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, डेज सिंस लर्निंग, यानी आपने जब से याद किया तब से डेज, और वाई एक्सिस पर क्या है, इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ वर्ड्स, परसेंटेज ऑफ वर्ड्स, या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है
यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलिया अमेरिका में उन्होंने तकरीबन 300 स्टूडेंट्स के ऊपर डिफरेंट एज गैप से एक सर्वे की है, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च की, और ये रिसर्च उन्होंने कम से कम रिपीट कर करके 6 महीने की, और उसमें उन्होंने फिर रिजल्ट ये पाया कि देखिए आपको एक्स एक्सिस पे जो आपके डेज ऑफ द लर्निंग है, जैसे जैसे पास हो रहे तो क्या हो रहा, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो कम हो जा रहे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्ड्स कब याद है स्टूडेंट्स को, कितने नंबर पर, कितना टाइम होने के बाद या कितने मिनट होने के बाद। देखिए ग्राफ पढ़ना आता आप लोग, कैसे पढ़ते बताइए, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो बहुत काम कर रहा है ये ग्राफ। तो देखिए वाई एक्सिस पे चेक कीजिए, वाई एक्सिस पे आपको दिखाई देगा कि जब 0 के बाद वाला जो एक लंबी लाइन है ना ऊपर, कर्व जहां से ऊपर जा रही, तो वो इमीडिएट लर्निंग है, इमीडिएट रिकॉल है, यानी आपने बस यानी विदिन वन डे जब आप रिकॉल करते तो आपको अराउंड 100% वर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशन याद रहती, जो भी 100%। जैसे जैसे टाइम बीतता, जैसे कि अगर 1 डे हो गया तो 45% ही इंफॉर्मेशन याद हो रहती है हमारे ब्रेन में, हम रिकॉल कर सकते हैं। यानी हमने कितना सीखे, 100%। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ाई किए, आप घर पर गए, आपने उसको रिवाइज किए, ठीक है, फिर दूसरे दिन जब दिन पास हुआ तो आप कितना भूल गए, 45% ही आप याद रख सके, 55% आप भूल गए, ठीक है। तो ये है इमीडिएट रिकॉल। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा देर तक याद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जाते रहता, टाइम पास होते रहता, दिन आगे जाते रहते, तो फिर वो इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव नहीं कर पाते। तो ये कभी मत बोलिए कि हमने याद कर लिए थे, मैंने तो मंडे को याद की थी और आज नेक्स्ट मंडे में सब भूल गई, होगा ही, क्योंकि आपने उसको रिकॉल नहीं किया, विदिन 1 वीक आपने उसको रिकॉल नहीं किया। तो रिकॉल करना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को या अपनी बनावट को या अपने ब्रेन को कभी भी ब्लेम न करें, हम उसके लिए कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमको ये देखना है कि हम उसके लिए कर क्या रहे हैं। यानी आपने जब उसको रिकॉल ही नहीं किया इन्फॉर्मेशन को, तो फिर कैसे याद रह सकती। हम मशीन नहीं है, हम कंप्यूटर नहीं है, हमारा ब्रेन है, उसको हमको ट्रेन करना है। तो हमारा पहला क्या मेथड है कि विजुअलाइजेशन करना है, हमको बार बार सोचना है और बार बार उसको रिट्रीव करना है। जैसे कि आप अगर आज पढ़ रहे हैं लेसन, आपके टीचर ने आज पढ़ा है, तो हमारे टाइम पे तो हम लोग ऐसे करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेसन नंबर 6 अगर हमारे टीचर पढ़ाने वाले हैं तो लेसन नंबर 5 के बाद में हम लोग लेसन नंबर 6 जो है खुद से पढ़ लेते थे, ठीक है, टीचर ने अभी पढ़ाया नहीं, हालांकि समझे ना समझे लेकिन हमने पढ़ लिया उसको। कितनी बार हो गया, फर्स्ट टाइम एक बार हो गया। सेकेंड टाइम जब आप स्कूल में जाए, स्कूल में आपके टीचर एक्सप्लेन कर रहे, आपको लेसन अच्छे से समझ में आया, ठीक है, साइंस हो या फिर कोई उर्दू का लेसन हो या फिर हिस्ट्री की कोई नॉलेज, खासतौर से ऐसे सब्जेक्ट जो आप खुद से पढ़ के समझ सकते। हिस्ट्री में क्या रहता, स्टोरीज के जैसा तो रहता था, उर्दू क्या है, स्टोरीज या फिर कुछ अच्छी बातें ही होती उसमें, तो वो तो हम कहानियों में भी पढ़ लेते हैं, खुद से पढ़ नहीं सकते हम लोग। हाँ चलिए, थोड़ा बहुत साइंस में मसला होता, मैथ्स में मसला होता, थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी अगर हम बचपन से ऐसा मेथड करें तो हमारी ये भी जो है कमियां ये पूरी हो सकती, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करें, जब वापस जाए, आज आपके मंडे को आपके टीचर ने पढ़ाए, आप मंडे की रात में उसको रिवाइज कीजिए। कितनी बार हो गया एक लेसन रिवाइज, कितने घंटे पढ़ते आप लोग डेली, बोलिए ना, कितने बच्चे रिवाइज करते घर पर जाकर, रेज योर हैंड। ईमानदारी से हम लोग मुसलमान हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितने बच्चे लेसन से पहले प्रिपेयर करते, ये कम है ना। लेसन आपके टीचर ने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आप जो बच्चे पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लेते, ऐसे बच्चे ही आगे जाके कामयाब होंगे, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर आता उनका जो पढ़ाने के बाद रिवाइज कर। और कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले भी रिवाइज, पहले एक बार स्टडी करते, फिर टीचर पढ़ाते, फिर आप घर जाकर उसको रिवाइज करते और फिर एक बार और बीच में रिवीजन करते, ऐसे बच्चे कौन हैं? एक ही बच्चा है, वही सवाल कर रहा है, माशाल्लाह। आपका कितना परसेंटेज था बेटा प्रीवियस क्लास में? 81। 81।
इसीलिए था ना, बैठिए माशाल्लाह। अब देखिए ये बच्चा 3 जो सारी टेक्निक्स बताई ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना परसेंटेज है? 81। क्योंकि हमारा ब्रेन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 100% बनाया ही नहीं, ठीक है, हमारा ब्रेन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 100% बनाया नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर क्या ऐसी एबिलिटीज डाले जिसको यूटिलाइज करके हम हमारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम आज वही देखेंगे। तो हमने ये पहली टेक्निक क्या देखी? लाउडली एवरीवन, विजुअलाइजेशन, यानी देखना, सुनना, समझना और बार बार उसको रिपीट करना। तो हमने देखे ना कि कैसे टाइम जाते जाते हमारी मेमोरी कम होते जाती है। तो आप अगर जनवरी में एक लेसन पढ़ रहे और उसका एग्जाम अप्रैल में दे रहे, ठीक है, बिना रिवाइज करें, तो क्या आप पास हो पाएंगे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रिवाइज करना। तो विजुअलाइजेशन ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड, इसके पहले वाली। अब जैसा कि ये हाथी है, हाथी की आप बोल रहे हैं मैडम बार बार हाथी ला रहे हैं। हाथी इसलिए कि हमारी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी बहुत ज्यादा हैवी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये एलिफेंट जंगल में खड़ा है और हम अगर 1 2 3 बोलकर हमारी पीठ पलटा ले तो ये एलिफेंट चला जाएगा। उसी तरह हमारी इंफॉर्मेशन के साथ भी होगा। हैवी इंफॉर्मेशन रहती, जब हम उसको रिवाइज नहीं करते, उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते, अपनी बैक उसकी तरफ कर लेते, यानी उसको रिवाइज नहीं करते, तो क्या होता, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में से ऐसे ही भाग जाए। हालांकि हाथी कितना हैवी है, उसको भागने भी टाइम लगना चाहिए ना, ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन भी इतनी हैवी रहती, लेकिन जितनी हैवी इंफॉर्मेशन रहती उतनी जल्दी फिर वो हमारे दिमाग से चली जाती है। हमारे न्यूरल ट्रेसेस उसको मेंटेन नहीं रख सकते हमारे ब्रेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है क्रिएट एसोसिएशन। क्रिएट एसोसिएशन यानी फॉर एग्जांपल आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी चीज से एसोसिएट कर रहे, जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे, आपको उर्दू के लेसन में कोई कहानी है, ठीक है, कहानी में कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे आसपास में मौजूद होते हैं, है ना, आपके घर में, फैमिली में, खानदान में, या स्कूल में, या फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी, तो उनसे एसोसिएट कीजिए उस कैरेक्टर, ठीक है। ये एक होगा एक एसोसिएशन। दूसरा एसोसिएशन क्या हो सकता कि फॉर एग्जांपल आप कोई लेसन पढ़ रहे, जैसे साइंस पढ़ रहे, नेक्स्ट स्लाइड से, जैसे आप साइंस पढ़ रहे, साइंस में आप पढ़ रहे कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थ के बारे में, यानी अर्थ, हमारी जो सॉइल है, जमीन की मट्टी जो है वो कितना कॉम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, साइंस में भी है ये टॉपिक कहीं ना कहीं, और ज्योग्राफी में भी। या फिर आप जो हायर ग्रेड वाले होंगे समझेंगे कि जो हमारे एटम्स रहते हैं हर एलिमेंट में, एटम्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो और ये जुड़ने की खासियत की वजह से लिक्विड का स्ट्रक्चर अलग रहता, सॉलिड का अलग रहता, और जो बाकी दूसरा उसका अलग रहता है ना। लिक्विड अलग, सॉलिड अलग और गैस अलग। गैस में मतलब जो पार्टिकल्स है उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता, इसीलिए गैस जो है वो उसकी शेप इस तरह से रहता। और सॉलिड में क्या होता है, उनमें कॉम्पैक्शन ज्यादा रहता। तो जब आप ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते सोचेंगे, उसको एसोसिएट कीजिए किसी ना किसी चीज से। जैसे ये वाला टॉपिक जो पहला टॉपिक था, आप उसको कोई दूसरे टॉपिक में, जब ज्योग्राफी पे आपने ये सारी चीजें पढ़ ली कॉम्पैक्शन के बारे में, तो आप उसको क्या कीजिए, साइंस में कोई दूसरा टॉपिक आ रहा है उस पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। दूसरी पिक्चर आपको दिखेंगी उसके बाद वाली, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, और उसके बाद में उसी की वजह से डेल्टा बनता, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आपने कि जो जमीन की जो मट्टी जमा होते रहती और वो पानी के पास जमा होती, तो फिर वहां एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता। ये ज्योग्राफी में की इंफॉर्मेशन को कहाँ जोड़े, साइंस में, ठीक है। और उसी तरह जो आप नेक्स्ट फ्यूचर में कभी कोई एग्रीकल्चर साइंस अगर ले, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करके उस वक्त सोचे कि हमने बचपन में क्या पढ़े थे, साइंस में क्या पढ़े थे, ज्योग्राफी में क्या पढ़े थे, सारी चीजों को एसोसिएट कर। तो फिर उससे क्या होता, यानी हम एसोसिएट कर रहे हैं, यानी किसी ना किसी चीज से उसको जोड़ रहे। हमारी परेशानी क्या है कि हम दूसरी चीजों को तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते, यानी फॉर एग्जांपल कोई मूवी के बारे में कि वो हीरो ने ऐसा किया था, उसने ऐसा करना चाहिए था। कभी कभी तो हमको एंड भी मालूम हो जाता कि मूवी का एंड क्या होने वाला।
और आजकल तो वो टिकटॉक है, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जो रहते हैं, तो वो क्लिप्स जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं और कितने अच्छे मीम्स बनाते हैं। ऐसे आइडियाज स्टडीज में क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? टीचर्स के ऊपर मीम्स बन रहे हैं आजकल। आप लोग अच्छे बच्चे नहीं बनाते होंगे, लेकिन हम जहाँ है वहाँ मतलब दिमाग कहते हैं ना, जिस तरफ दिमाग लगाए उस तरफ जाएगा। तो अगर नेगेटिविटी की तरफ दिमाग लगाएंगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। तो एसोसिएट अपनी इंफॉर्मेशन को हमको कहाँ करना है? पॉजिटिवली करना है। किससे करना है? अच्छी चीजों से। या जो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल साइंस का आपने ग्रेड 4 में पढ़े थे कुछ, ठीक है, वाटर के बारे में पढ़े, H2O का फॉर्मूला पढ़े। अब आप हायर ग्रेड में आएंगे, उससे थोड़ा इंफॉर्मेशन सब रिलेटेड रहता। जब आपके सिलेबस डिजाइन होते तो आपकी 4th ग्रेड के सिलेबस को देख के 5th ग्रेड का सिलेबस बनाया जाता और सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड रहती, थोड़ी सी एडवांस हो जाती। तो आप जो प्रीवियस रॉ मटेरियल है पिछली क्लास का, यानी जो आपने सीखे थे ग्रेड 4 में, आपने साइंस में पानी के बारे में क्या सीखे थे, अब आप ग्रेड 5 में उसको अप्लाई कर सकते। फिर ऐसा धीरे धीरे आपका जब हायर ग्रेड्स में जाते जाते तो आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद रखें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपकी साइंस की बुक प्रीवियस क्लासेस की खासतौर से 5th या 4th से लेके 10th तक के पास आपकी साइंस की बुक हमेशा रहनी चाहिए। हम लोग दे देते ना उसको लर्न कीजिए, उसमें से उसको दीजिए मत। खासतौर से आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते, सारा सिलेबस इन्हीं बुक्स में से रहता। तो ये जो बुक्स है लोअर लेवल के साइंस पढ़ने में या लोअर लेवल का मैथ्स पढ़ने में, जब आप नहीं उसमें मास्टर्स करेंगे तो हायर ग्रेड्स का साइंस और हायर ग्रेड्स का मैथ्स मास्टर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस जो बुक्स है वो पढ़ते रहिए हमेशा, ठीक है। जैसे अब आप स्क्वायर रूट पढ़ रहे मैथ्स में, ठीक है, आप अगर स्क्वायर रूट मैथ्स में स्टडी कर रहे तो आपने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर्स लर्न करे होंगे और स्क्वायर्स का नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट्स है ना। तो अगर आपको स्क्वायर्स ही नहीं आएंगे नंबर्स के तो स्क्वायर रूट्स कैसे आएंगे? अलजेब्रा में प्लस माइनस एडिशन और सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीजें आपको नहीं आएंगी तो हायर लेवल का अलजेब्रा नहीं आएगा। यानी कि जो छोटी क्लास के फॉर्मूलाज क्या हो गए, नई क्लास के लिए एसोसिएशंस हो गए। तो एसोसिएट कीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया। अब जैसे जब हम हिस्ट्री और इंग्लिश को भी एसोसिएट कर सकते, कैसे कर सकते? हिस्ट्री की इंग्लिश नहीं, उर्दू, आपके केस में उर्दू हो जाएगा। आप इंग्लिश और उर्दू, हिस्ट्री और उर्दू को एसोसिएट कर सकते, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिस्ट्री और इंग्लिश को एसोसिएट कर सकते। आपके पास हिस्ट्री की जो तारीख तवारीख है ना, तारीख की जो किताबें हैं वो उर्दू में है ना, तो उसके जो अल्फाज होंगे वो कैसे हैं, उर्दू में ही होंगे। तो आपकी तारीख की बुक में पंक्चुएशन वगैरह तो आती होंगी डायरेक्टली, है ना। तो आप वहां सोच सकते हैं कि यहाँ ग्रामर का कौन सा रूल लगा है। जब एक सेंटेंस तारीख किताब में आपको है तो आप उस सेंटेंस के बारे में सोचें और उस पर ग्रामर का कौन सा रूल अप्लाई किया हुआ ये सोचें। तो ये सब क्या हो गया, एसोसिएशन। करते हैं आप लोग ऐसा, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से एसोसिएट करना, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से एसोसिएट करना, ये सारी चीजें करते नहीं करते? कीजिए आज आप भी सुनिए बेटा, आपको सारे एसोसिएशंस करना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करना है। तो जितना, यानी अभी हमने देखे पहला मेथड, इसीलिए सबसे मेन मेथड है विजुअलाइजेशन और बाकी बाद के सब मेथड इसी मेथड से जुड़े। यानी आपने एसोसिएट किए तो क्या किए, एक्चुअली विजुअलाइज किया, आपने देखे, उस पर इंफॉर्मेशन के बारे में सोचे और उसको क्या करेंगे आप, उसकी वजह से आप बार बार सोचने की वजह से आपको ब्रेन के न्यूरल ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला मेथड क्या था, जोर से बोलिए। इतनी कम आवाज, खाना नहीं खाया आप लोगों ने, बोलिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। सेकेंड मेथड एसोसिएशन, है ना। सेकेंड मेथड इज एसोसिएशन। अब जैसे हम लोग एसोसिएशन लिख रहे, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एसोसिएशन है। आप जब हायर ग्रेड में, आपको मालूम होगा ग्रेड 10 के बच्चे भी यहाँ पे 12 तक है ना जी, तो हायर ग्रेड के बच्चों को पता होगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये फिगर में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है।
देखिए ये वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम में फिजिक्स में देखिए कितना सारा पार्ट बायोलॉजी का है और बायोलॉजी में कितना सारा पार्ट फिजिक्स का है। हम सोचते भी नहीं कि हमने ये कहाँ पढ़े, हम सिर्फ रट्टा मारने में और ये सोचने में कि नहीं मुझे आज कैसा भी करके ये याद करना है, बस बार बार उसको पढ़ते रहे। सोचिए उसके बारे में कि फिजिक्स में ये चीज जो आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं उसको आपने कहाँ पढ़े। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। पानी वाला टॉपिक, वाटर वाला टॉपिक आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा और बायो में भी मिलेगा। तो आजकल जो इंटरनेशनल स्कूल्स में, आजकल इंडिया में भी बल्कि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे, तो अभी देखिए एक वर्ल्ड लेवल का एक साइंस एग्जीबिशन था जद्दा में हमारे यहाँ, तो उसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला उसमें तकरीबन सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर और बहरीन का था। ये सारे 5 कंट्रीज का था और शायद यमन। तो वहाँ पे जो सिंगल सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट थे, जैसे सिंगल फिजिक्स का प्रोजेक्ट या तो सिंगल केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट, उनको इस बार प्राइज नहीं मिला। 3 प्राइज मिले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसमें ऐसे टॉपिक्स को प्राइज मिला जिसमें जो तीनों सब्जेक्ट पे बेस्ड, फिजिक्स जिसमें फिजिक्स का भी कुछ पार्ट था, केमिस्ट्री का भी पार्ट था और बायोलॉजी का भी पार्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जो प्रोजेक्ट्स को मिले वो तीनों से मिलते जुलते। लेकिन जब हम सोचेंगे नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, या बायोलॉजी और फिजिक्स में क्या रिलेशन है, या तीनों सब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, उसको कहा ये रिसर्च के लिए बहुत काम की चीज है। अगर आप अभी से सोचेंगे कि केमिस्ट्री से फिजिक्स का क्या रिलेशन है, फिजिक्स से बायो का क्या रिलेशन है, या तीनों सब्जेक्ट में कौन सी चीज ऐसी कॉमन है, तो अभी से आपका जो माइंड है ना वो रिसर्चिव माइंड हो जाएगा। रिसर्च करना या साइंटिस्ट बनना बहुत आसान हो जाएगा आपके। तो यही यहाँ से आपको शुरू करना है, स्टडीज यहाँ से डीप स्टडीज करना है। तो ये एसोसिएशन वाली चीज जो है बहुत काम की है, तो आप हमेशा एसोसिएट कीजिए, ठीक है। और हमको सिर्फ मेमोराइजेशन टेक्निक सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगती। जब आप, हम लोग रिलेटिव्स में जाते, 3 साल या 4 साल पहले कोई अंकल से मिले, हमको उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कोई आंटी उनकी वाइफ से या उनकी बहन से उनको रिलेट, सोचेंगे कि उनकी बहन ये थी, फिर उनके दादा ये थे, इस तरह से नाम रिलेट। आपको मालूम है हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो स्पेशल ये टेक्निक्स की क्लासेस लेते करते, उनको जरूरी रहता, क्योंकि कितने भी अच्छे एक्टर हो जब तक डायलॉग याद नहीं होगा तो उनके लिए मसला हो जाता है ना। तो एक चाइनीज बेस्ड इंडियन है, जेन क्राइम, क्या नाम है उसका, वेन नाम है उसका, वेन, पूरा नाम नहीं याद है, हमको पता है, लेकिन वेन नाम है उसका। तो वो इस किस्म की क्लासेस लेते और हॉलीवुड एक्टर्स को वो टीच करते। माइंड वैली उनका, माइंड वैली करके उनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिम क्विकर, हाँ जिम क्विकर, माइंड वैली उनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसमें वो माइंड से रिलेटेड सारी चीजें बताते हैं। हमने भी सारे कोर्सेज वहीं से किए, ठीक है। तो माइंड वैली में वो जिम क्विकर करके है और वो बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन टेक्निक्स पे ही काम करते हैं। उनके कोर्सेज करके फिर हम लोग जो है ये सारी चीजें हमें वहां से सीखे। लेकिन वो लोग जो सिखाते वो हॉलीवुड एक्टर्स को सिखाते, क्योंकि उनको कैसे याद रखना, नाम कैसे याद, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते तो लोगों के नाम याद रखना ये भी एक बड़ा टास्क है, उनको याद रखना ही पड़ता है, तो अगली मूवी में उनको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो लोग स्पेशल इसके कोर्स करते हैं। तो एसोसिएशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप नाम भी याद रखने में कुछ चीजों को, कुछ भी, किसी भी चीज को किसी भी चीज से एसोसिएट कीजिए। एग्जाम में भी जब आप स्टक हो जाते, फॉर्मूले पे स्टक हो गए या आप कहीं भी सेंटेंस पे स्टक हो गए, तो याद कीजिए कि उससे पेज पे कहाँ लिखा हुआ था, राइट पे लिखा हुआ था या लेफ्ट पे लिखा हुआ था, या पेज नंबर बुक के बीच में था या बिगिनिंग ऑफ द नोटबुक में था। कभी नोटबुक की इन्फॉर्मेशन होती, कभी टेक्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन होती, टेक्स्ट बुक में था या नोटबुक में था। ऐसा जब आप एसोसिएट करेंगे तो खुद ब खुद फिर हमारा ब्रेन जो है वहां तक पहुंचता। हम सिर्फ टेंशन लेते, भूल गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिएक्शन एग्जाम में ऐसे रहते जैसे पता नहीं क्या अकेला पता कहते जा रहे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या करना है, अगली बार से आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, एसोसिएट कीजिए कि उस वक्त हमारे टीचर ने पढ़ाए थे तो ये टॉपिक के बारे में क्या बोले, ये भी इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, है ना, ये भी एक एसोसिएशन है। अब नेक्स्ट है, जैसे
पाए बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हम लोग बहुत खाते हैं पाए। इसके अंदर एप्पल की फिलिंग भरी हुई है और ऊपर से अलग ऐसे ऐसे शेप रहते हैं। तो जैसे आप फॉर्मूलाज याद करें तो उसको एसोसिएट कीजिए कोई भी चीज से, जैसा पाई आर स्क्वायर, बेलन को रोलिंग पिन बोलते हैं, तो 2 रोलिंग पिन यानी आर स्क्वायर और एक पाई, तो ये क्या है एक्चुअली पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? रेज हैंड कीजिएगा जी। जी बिल्कुल सही, दायरे का मुरब्बा, एरिया ऑफ द सर्कल, मुरब्बा बोलते हैं या क्या बोलते हैं? रकबा। एरिया ऑफ द सर्कल है मुरब्बा, रकबा हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन शायद रकबा बोलते हैं एरिया को, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला, मतलब जब फॉर्मूला आ गया मतलब बच्चे बोलते बाप रे कितने लंबे लंबे फॉर्मूले, एसोसिएट कीजिए उसको। ये तो एक एग्जांपल है जो मतलब मैंने बनाई है, आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने दिल से कुछ भी सोच सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, ग्रेड 12 के बच्चे बताइए। डेंसिटी साइंस के नहीं है, साइंस, अच्छा चलिए कोई मसला नहीं। तो ठीक है, और भी कई ऐसी चीजें होती है जैसे मैथ्स, ये तो रकबा तो होता ना आपके पास में, तो एरिया जब पता करें तो आप पाई आर स्क्वायर, ग्रेड 10 में तो है ना, ये कितने फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं रकबा के, दायरे का मुरब्बा, दायरे का रकबा, और जो रेक्टेंगल, मुस्ततील, ट्रायंगल, ये सारी चीजों के एरियाज होते हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं। और ऐसे कई फॉर्मूला, ये तो बहुत कम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई फॉर्मूलाज जो रहते हैं हमको याद नहीं होते, और खास तौर से दूसरे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। अब थर्ड हमारा मेथड है, मेथड नंबर 3, हाँ, यूज ऑफ एक्रोनिम्स एंड निमोनिक्स। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन, खासतौर से हिस्ट्री में नाम याद रखने में हमको तारीख में मुश्किल होती है ना, तारीख में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और वो शिवाजी, और ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है हमको नाम ही नहीं याद होती। तो हम क्या करें, एक्रोनिम्स और निमोनिक्स के जरिए उसको याद कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, एक्रोनिम में क्या होता कि आप जो फर्स्ट लेटर है तो उससे क्या करेंगे, एक वर्ड बनाएंगे। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, धनक है ना, रेनबो, ठीक है। आपको लोअर लेवल में साइंस में इसका जो कलर्स की सीक्वेंस है 8, 9 तक या 10 में भी बताना पड़ता है। कौन सी क्लास में है ये? साइंस में रहता है ये, देखिए ग्रेड 10 फर्स्ट में जी, फर्स्ट में भी देखिए लोअर ग्रेड। तो उसमें आपको कलर्स की सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर डायरेक्टली आप ये फोटो को देखेंगे और सोचेंगे अगली बार मैं सेम सीक्वेंस बोलूंगी, तो क्या बोल सकेंगे आप लोग? वॉइस बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे, है ना, मुश्किल है। लेकिन इसका एक आसान तरीका क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। विबग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue। तो ये सारी सीक्वेंस आपको कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये नाम याद कर लेना, विबग्योर, ठीक है। तो ये विबग्योर से सीक्वेंस, क्योंकि बहुत सारी चीज, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, या फिर आपके उर्दू में, या कोई भी और सब्जेक्ट्स में, या कुछ अशार याद करने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। बड़े बड़े कुछ अशार होते जो हमको याद नहीं होते, तो उसके लिए हम निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। यानी कैसे, उसका जो पहला लेटर है उससे हम कुछ नाम बना सकते हैं, जो हमारा कोई भी एक नाम बने। जैसे अभी ये विबग्योर है, ठीक है, तो ये विबग्योर से आपको कलर्स की स्कीम याद होगी, और ये ग्रेड 10, 12 तक है ये, अगर 12 साइंस लेंगे तो है, लेकिन ग्रेड 10 तक भी है साइंस में आपको, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि ये ग्रेड 10 में फॉर्मूला है E = mc², क्या है ये, कौन सा फॉर्मूला है? E = mc² है, ठीक है। ये है आइंस्टाइन फॉर्मूला, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। या फिर कोई छोटा फॉर्मूला, आप जो भी लेना है आपको साइंस का, या फिर आपको कोई नाम याद करना है, तो आप उसमें से क्या कीजिए, उसको
एक्सटेंशन कीजिए। जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, तो यहाँ पे E फॉर एलिफेंट्स आर अफ्रेड ऑफ माइस क्रिकेटर्स, तो ये इंग्लिश में जुमला बना हुआ है, आप उर्दू में बनाइए। ठीक है, ऐसा कोई टीचर जरा प्लीज इसमें हेल्प कीजिए कि कोई एक फॉर्मूला दीजिए या कोई एक नाम दीजिए, उस पे से हम लोग कुछ उर्दू में भी नाम बना सके। अगर आप सोच सकते हैं कोई चीज, तो जब तक एंड में हम लोग देखेंगे, जब तक सोच लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो मुश्किल फॉर्मूले हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसके पहले लेटर से कोई भी वर्ड बनाइए और नाम बना लीजिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स और निमोनिक्स। नाम से याद रखना चीजों को, कोई सीक्वेंस याद रखना है, जैसे कि हिस्ट्री में सीक्वेंस होती है ना, हिस्ट्री में भी सीक्वेंस होती है, जैसे कि पहले किले पर गए थे या फिर फतह किए थे, ये सारी जो भी चीजें आपको हिस्ट्री में, आप उसको क्या कीजिए, सीक्वेंस, उसकी सीक्वेंस को ऐसे लिखकर कोई भी नाम देकर याद कीजिए। ठीक है, तो आप जहां स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, स्टिकी, ये देखिए रंगीन पेपर मिलते हैं, या आपके अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप क्या कीजिए, कुछ भी आपके जो पड़े हुए पेपर्स रहते हैं रफ नोटबुक्स के, तो थोड़ा सा अलग 2-3 पेन से उसके ऊपर नोट्स बनाइए। जैसे जब आप कोई चीज याद कर रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे, तो छोटे छोटे स्टिकी पेपर रहते, तो आप कलर पेपर काट के वहां लगा लीजिए। और जैसे इतना बड़ा पैराग्राफ आपको याद नहीं हो रहा, तो उसकी छोटी छोटी सीक्वेंस उस स्टिकी नोट पर लिखिए, तो जब आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो वो स्टिकी नोट्स पर रख के रिवाइज कीजिए, वो मतलब वो पढ़िए आप। समझ में आया? गेटिंग? समझ में आ रहा आप लोग को स्टिकी नोट्स क्यों काम आते? कि ये जो लंबे लंबे पैराग्राफ जो है ना, एग्जाम में हम लोग देखकर डर जाते, तो आप जब पहली बार उसको पढ़े तो क्या करें, उसको छोटा नोट्स बनाइए, पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या होता था, एक एक इनकम्प्लीट सेंटेंस में लिखिए, जरूरी नहीं कि आप फुल सेंटेंस लिखिए, हिस्ट्री में खासकर, और उसको स्टिकी नोट्स बना के एक एक पैराग्राफ की छोटी छोटी डिटेल लिखिए और वहां चस्पा कर दीजिए, चिपका दीजिए, और फिर अगली बार उसको जब आपको पढ़ना है तो इतना लंबा पैराग्राफ आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, उसको बस स्टिकी नोट्स में से छोटा सा जो भी है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन मतलब आपको बैठकर याद हो रहा, लेटकर याद हो रहा, या फिर खड़े रहकर याद हो रहा। खासतौर से जो बच्चे अभी ग्रेड 10 या 11 में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है कि आप अभी से एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको कैसी पोजीशन में याद हो, बैठकर, लेटकर या फिर खड़े होकर। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि मुझे खड़े होकर ज्यादा याद होता, बैठकर या फिर लेटकर। और बिल्कुल बैठकर पढ़ना भी सही नहीं है, उससे क्रैम्प्स आते पैरों में एक साथ बैठने से, या फिर नीचे बैठने से थोड़ा सा पोजीशन कभी कभी जो है बैलेंस नहीं रहती, तो थोड़ा उठिए, टहल कर पढ़िए। ठीक है, कभी लेट जाइए, कभी बैठकर पढ़िए, और पहले ये चेक कर लीजिए कि कौन सी पोजीशन में हमको अच्छे से याद होगा। अब उसके बाद में ये टेक्निक तो नहीं है, लेकिन ये कंडीशन है कि हम जब पढ़ाई कर रहे तो हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स होनी चाहिए, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स। अब रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि लेट के सो जाना है ना, रिलैक्स का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि लेट के सो जाना। स्टडीज के टाइम पे हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, तवाज़न एकदम सही रहना चाहिए, कि सारे परेशानियां वगैरह हमको साइड में रख के पढ़ना है। हर घर में परेशानियां रहती है, हर किसी को कुछ ना कुछ मसाइल रहते, लेकिन ये मसाइल एक्चुअली हमको मोटिवेट करते, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमको मोटिवेट करती अपने गोल की तरफ। अगर हमारे पास कोई परेशानियां नहीं रहेंगी तो हम इतनी मेहनत ही नहीं करेंगे। तो हमको जो परेशानियां हैं उसको हमारा हथियार बनाना है, और हमेशा अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना है, सोचना है कि ये जो परेशानियां जो मेरे आसपास हो रहा, जो भी हो रहा, कुछ भी हो रहा, किसी भी किस्म की परेशानियां, फाइनेंशियल परेशानियां या फिर पेरेंट्स की परेशानियां, रिश्तेदारों की परेशानियां या और कुछ भी, उसको अपना हथियार बना लीजिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला जिसको परेशानियां देते हैं उसको परेशानियां हमको स्ट्रांग बनाने के लिए देते, ना कि बस वो परेशानियों को लेके हम बैठ जाए और जिंदगी में कुछ ना करें। ऐसा नहीं करना है, हमारे ब्रेन को हमेशा रिलैक्स रखिए, और जो भी परेशानियां हम जो फेस कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि परेशानियां मुझे अल्लाह ने किस लिए दी है,
मुझे मजबूत बनाने के लिए। तो हमेशा ब्रेन को स्ट्रांग रखने के लिए रिलैक्स रखिए ब्रेन को, तो जब भी तो इंफॉर्मेशन जाएगी ना। अनरिलैक्स ब्रेन में आपके कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी? अच्छे से जाएंगे नहीं तो निकालेंगे कहां से? तो क्या करना है? रिलैक्स रखना है अपने ब्रेन को। क्या करना है? रिलैक्स रखना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है। अब कभी कभी ऐसे ऐसे पेन करते रहते, इधर देखते उधर देखते और बस बैठी हुए बुक लेकर, तो ऐसा 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो कोई फायदा है क्या? लेकिन रिलैक्स माइंड से आप 30 मिनट में पढ़ लिए तो काफी। अब नेक्स्ट मेथड है रिसाइट एंड रिपीट। हमारे जमाने में ये सजा होती है, अगर कोई चीज याद नहीं होती थी तो हमारे टीचर्स हम लोग को सजा देते थे कि 100 बार लिखो ये जो भी सेंटेंस है या ये ऐसे है, तुमको नहीं आ रहा ना, चलो 100 बार लिखो। लेकिन आज समझ में आया कि सजा नहीं थी, क्या थी ये? वो हमको याद करवाना चाहते। कभी कभी दे देते ना टीचर्स 100 टाइम्स लिखो, 50 बार लिख कर लाओ। तो ये सजा नहीं है एक्चुअली, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि किसी किसी को लिखकर याद हो। अभी तक हमने जितनी जो भी टेक्निक सीखे, तो आप सोचिए कि मेरे ऊपर कौन सी टेक्निक अप्लाई हो। कुछ बच्चों को जो है ना लिख कर याद हो, ठीक है? तो रिसाइट एंड रिपीट, ठीक है? रिसाइट एंड रिपीट यानी आप बार बार बोलिए उसको और उसको क्या कीजिए? रिपीट कीजिए और राइट इट डाउन, यानी उसको क्या करना है? हमको बार बार लिखना है। जैसे तो आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ चाहते कि पढ़ पढ़ के याद हो जाए। पढ़ पढ़ के इतना नहीं याद होता, लिखना भी पड़ता। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। किसी किसी को रीड करके अगर 10 बार रीड करें तो याद हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई बहन या भाई आपके घर में हो जिनको पढ़कर याद ना हो, तो उनको लिखना पड़े। और इसमें कोई बुरी बात नहीं कि उनको पढ़कर याद हो और उनको लिख कर याद हो। हर किसी की, जैसे हमने पहले डिस्कस करे, हर किसी का ब्रेन अलग डिजाइन करा हुआ है। तो आपको सोचना है कि मुझे पढ़कर याद हो रहा है या फिर लिखकर याद। या फिर कुछ बच्चों को पढ़कर और लिखकर बहुत अच्छा याद हो जाए, दोनों कीजिए। पढ़िए भी 10 बार, लिखिए भी। और फॉर एग्जाम्पल आप जैसे साइंस में कुछ आप कोई डिटेल है उसको, जैसे प्रिज्म के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, तो क्या करेंगे आप? उसको पहले पूरा पढ़ के समझिए, एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसको दिमाग में सोचिए वही इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। आप बिना देखे, बिना उसको पढ़े अपने ब्रेन में या बोलकर उसको रिपीट कीजिए। अगर आप खुद से रिपीट करने के काबिल हो गए, यानी आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, आपको याद हो। अगर नहीं हुआ बिना देखे तो क्या करना है? उसको फिर से पढ़ना है, ठीक है? फिर से पढ़ना है। नेक्स्ट है इंगेज योर इमोशंस विथ योर ब्रेन, यानी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है हमको क्या करना है? अपने ब्रेन से उसको इंगेज करना है। कैसे? हमारे ब्रेन में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक एमिग्डाला करके एक हार्मोन है, ठीक है? ये एमिग्डाला जो है ये हमारे ब्रेन में कौन से कलर में दिख रहा है आपको? पर्पल कलर में, छोटे से मटर के दाने के जितना रहता है। और ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारे गम, ये एमिग्डाला से कनेक्टेड है। इसको हमको खुश रखना पड़ता है, ठीक है? हम जब भी एक्साइटेड होते तो ये इसकी वजह से होते हैं। इसमें जो है हार्मोन, हमारे जो हार्मोन है खुशी वाले हार्मोन वो बढ़ जाते, ठीक है? और जब हम गमज़दा हो जाते तो इसमें जो है वो गमज़दा होने वाले हार्मोन निकलना शुरू हो जाए। तो हमको इसको खुश रखना है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को इससे कनेक्ट करना है। हम देखिए कोई हमारे साथ बुरा करता है, या हमको 10 साल पहले या 5 साल पहले किसी ने बुरा कहा, या 1 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा कहा, तो 1 साल बाद तक याद रहता? क्यों याद रहता और क्यों फॉर्मूला नहीं याद कर पाते? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या हो सकता दोनों में डिफरेंस? जब कोई हमको बुरा बोलता तो ये जो हमारा छोटा सा मटर का दाना है एमिग्डाला, तो ये बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता और हमारे इमोशंस को टच होता है एक्चुअली। और जब हमारे इमोशंस, जब कोई भी चीज इमोशन से जुड़ जाती तो वो हमको हमेशा के लिए याद रह जाती। कभी कभी कोई ऐसा खुशी के मौके भी जो रहते हैं हम पूरी जिंदगी नहीं भूलते, हमेशा याद रह जाते। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज जो थी वो एक्टिवेट थी, ये जो एमिग्डाला था ये एक्टिवेट। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है? इसको ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल जब कोई स्टडी कर रहे तो आप उसको
डिस्कस कीजिए स्कूल में, ब्रेक में, खाना खाते खाते या कहीं और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। आपके फ्रेंड्स आपको खुशी देते, ठीक है, दोनों मिलके वो चीज पे डिस्कस कीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा आज मैडम ने क्या बताया था, पाए, अरे अपन ने तो पाए कभी खाए नहीं, कैसा गोल गोल था, ठीक है, ऐसे डिस्कस कर सकते। तो फिर जब हम इसको अपने इमोशन से डिस्कस किए, तो इमोशन से कनेक्ट किए, तो क्या हो गया, हमारा जो ये छोटा मटर का दाना है ये एक्साइटेड हो गया और उसने इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से स्टोर कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता कि अपने टीचर्स से हमको पर्सनल टच रखना पड़ेगा। पर्सनल टच यानी अपने टीचर्स जब पढ़ा रहे तो उनसे हमको फिर से दोबारा पूछना है, या मेरे टीचर को उस वक्त क्या बोले थे। कभी कभी देखिए कुछ टीचर्स जो होते हैं, जैसे हिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे हैं, तारीख के, अब वो इतने अच्छे से पढ़ाते कि हम हमेशा के लिए याद हो जाते, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से टीचर को पसंद करें। तो जरूरी है कि टीचर्स से भी आप क्या करें, थोड़ा पसंद करना पड़ेगा। नहीं भी पसंद आए, होता ना कभी कभी, लेकिन अगर नहीं भी पसंद आ रहे तो भी हमको पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को जब हमारे टीचर जो है थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते ट्रैक से बाहर जाते तो वो कितना अच्छा लगता, क्यों लगता, क्यों लगता, ट्रैक से बाहर जाते थे, अरे अब पढ़ाने नहीं चलेंगे ट्रैक से बाहर, अब तो आधे घंटे की छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते है ना। क्यों अच्छा लगता, क्योंकि हमारा ब्रेन इमोशंस चाहता। ड्राई स्टडीज हम लोग को याद नहीं रहता, और फिजिक्स सॉरी मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ये सब क्या है, ड्राई सब्जेक्ट्स है। तो अपने इमोशंस, जैसे हिस्ट्री में कोई कैरेक्टर आ गया, शिवाजी का कैरेक्टर आ गया, जब उसकी फोटो देखे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो उसके मुंह का जो भी आदमी होगा उससे कनेक्ट कर दीजिए, आपकी फैमिली कर दीजिए, शिवाजी के मुंह का जो भी होगा उससे कनेक्ट कर दीजिए कि अगर ये शिवाजी की जगह रहता तो ये क्या करता, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन भी होगा, यानी आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एसोसिएट भी कर दिए, और क्या किए, अपने एमेंडेला को भी खुश कर दिए। आपका एमेंडेला भी खुश हो गया, आपका एमेंडेला खुश हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन याद होगी, आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ गई, अगली बार आपको निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे और अपने इमोशंस को कनेक्ट करेंगे अपने ब्रेन से। नेक्स्ट है क्रिएट पिक्चर्स। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी है, बहुत कॉमन मेथड है। जैसे कोई भी साइंस में तो हम लोग पिक्चर्स बना ही लेते, ज्योग्राफी में भी हम लोग पिक्चर्स बना लेते, लेकिन हम लोग पिक्चर्स कब नहीं बना पाते, जो ड्राई सब्जेक्ट्स रहते, जैसे मैथ्स हो गया या हिस्ट्री हो गई। तो क्या करें, हम लोग बनाने की कोशिश करें पिक्चर्स, हर चीज पिक्चर्स, जितना हमारा पिक्चर्स बनाएंगे, जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो या बहुत अच्छी ड्राइंग बना, टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग। हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से सब 3 बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है और सिर्फ इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बना ले, ठीक है, अच्छी ड्राइंग कर ले। तो हर कोई यानी एक फैमिली के हर मेंबर अलग अलग रहते, हर किसी में हर चीज, हर पावर या हर टैलेंट नहीं रहता। तो आप चलिए ये मत सोचिए कि अरे टेढ़ा मेढ़ा बना रही, अमीबा के जैसी बनाइए कुछ भी, मगर बनाइए। पिक्चर्स जो है वो एसोसिएशन से, जैसा जो खासतौर से सीक्वेंसेस रहते, कब क्या हुआ था हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में या साइंस में, पहले ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता। तो यहाँ जहाँ सीक्वेंस आ गई वहां आप पिक्चर जो है आराम से बना सकते। देखिए ये मैंने एक दुआ याद की, ये मेरे खुद के नोट्स में से मैंने पिक्चर ली। तो ये दुआ है, क्या दुआ है, किसकी दुआ है, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ठीक है, नहीं याद हो रही थी ये दुआ, एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में, उसको लिखे, उसके बाद बाजू बाजू पिक्चर बना ली। कैसी पिक्चर है देखिए, रब्बना के लिए क्या किया मैंने, अल्लाह बोलो ना जोर से, अल्लाह, रब है ना, अल्लाह सुब्हान ताला, हमारे तो अल्लाह लिख दिया वहां पे, और ऐसा हाथ उठा लिया दुआ के लिए, या अल्लाह, ठीक है। उसके बाद में वली वालिदैया, वली वालिदैया यानी पेरेंट्स, है ना, इसका एक्चुअली मुझे ट्रांसलेशन याद करना, वली वालिदैया यानी पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स लिख रहे, ठीक है। और उसके बाद में वलिल मोमिनीना, वलिल मोमिनीना यानी तमाम मोमिनीन, तो मोमिनीन के लिए क्या आ गया, जो भी मोमिनीन है, बहुत सारे लोग, ठीक है, उसकी पिक्चर। फिर उसके बाद में यौमा, यौमा के लिए मैंने सन का यूज किया,
यौम यानी दिन, किसका दिन? हिसाब का। यौम यक़ूमुल हिसाब, हिसाब के लिए मैंने क्या बनाया? तराजू बनाई है ना। तो इससे क्या हो गया? ट्रांसलेशन मुझे बहुत आसानी से याद हो कि या अल्लाह मुझे क्या कर, हिसाब के दिन मुझे और मेरे वालिदैन को और पूरे मोमिनीन को माफ कर। ठीक है, तो ये दुआएं भी हमको पढ़ते रहनी चाहिए, अस्कार करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा जितने गुनाह हमारे कम होंगे, हदीस में भी ये बात मिलती है कि जितने गुनाह कम होंगे उतना हमारा ब्रेन शार्प होगा, और जितने गुनाह हमारे ज्यादा होते जाएंगे उतने ही हमारी मेमोरी जो है वो कमजोर होते जाएंगे। पहले जमाने में क्यों इतने हुफाज हुआ करते थे, हाफिज क्यों बनते थे इतने लोग? आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा की बेकार इंफॉर्मेशन भरी हुई है ना। उसके लिए भी एक दुआ है कि अल्लाह मुझे नफा वाला इल्म अता कर, उसकी भी एक दुआ है, ऑथेंटिक दुआ है, इल्म नाफिया, कि या अल्लाह मुझे नफा वाला इल्म अता फरमा। तो ये जो बेकार की बातें है ये हमारी मेमोरी को, और ये आपका अभी इतना अच्छा, आपका ब्रेन अभी इतने अच्छी पोजीशन पे, आज हम लोग जो हो जाते 20 के ऊपर, 30 के ऊपर, 40 के ऊपर, हमको इंफॉर्मेशन याद करने में क्यों होती मुश्किल? वैसे हमको भी नहीं होना चाहिए। 16 की एज तक ब्रेन ग्रो ही होता रहता, ये हमने बना लिए, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे और आपके ब्रेन में है फर्क, क्योंकि आपका ब्रेन अभी जो बेकार की इंफॉर्मेशन है उससे पाक है। तो अभी से आप उसमें अच्छी इंफॉर्मेशन डालें, दीन की इंफॉर्मेशन, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीजें डालें। फजूल जहां बात हो रही वहां से उठना है। लड़के लड़कियां सबके लिए मैं बात होता है, फजूल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है वहां से उठ जाना है। जितना आप बुराई से बचेंगे अल्लाह उतनी मदद करेंगे हमारे गोल हासिल करने के लिए, है ना। तो हमको हमारे ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है? ये सारी टेक्निक से, और हमारे ब्रेन को बेकार की बातों से पाक रखना है। जितना अस्कार और ये सारी चीजें हम ज्यादा करेंगे, कुरान की तिलावत ज्यादा करेंगे, हिफ्ज करने की कोशिश करेंगे, तो उतना दिमाग हमारा, हमारे सऊदी अरबिया में आजकल हर कोई हिफ्ज भी कर रहे हैं और माशाल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उसके साथ अरेंजमेंट भी है। ओपन स्कूल 1-2 साल में कर लेते वो लोग हिफ्ज, ग्रेड 7 से 8 तक, बहुत अच्छा लगता। और कम से कम 8 बच्चे मेरे जानने वाले हमारे शहर से, उनका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, वो इंडिया आ गए थे, नीट का एग्जाम दिए और एमबीबीएस में एडमिशन हुआ और हाफिज है। ये जो हमारी एक सोच बन गई कि नहीं हिफ्ज करने के बाद में बहुत बच्चे थक जाते या पढ़ाई से दूर हो जाते, गलत है। इसके हिफ्ज करने के बाद में तो हमारा दिमाग और तेज हो जाता, मेमोराइजेशन और बढ़ जाता। ठीक है, अब उसके बाद में है नेक्स्ट पार्ट। सर टाइम है अभी? नेक्स्ट पार्ट है ओवरलर्न। ओवरलर्न यानी हम क्या करते, जब फॉर एग्जांपल ग्रेड 10 का मैथ्स है, अभी भी है ऐसा तरीका, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के क्वेश्चंस अभी भी मैथ्स में ऐसा है ग्रेड 10 की है ना अभी भी। तो हम लोग क्या करते, ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी तक कर लेते, ग्रुप डी के क्वेश्चन छोड़ देते क्योंकि वो हमको हार्ड लगते। ओवरलर्न का मतलब है जब हमको इतना पढ़ना है ना तो हम इतना पढ़े। समझ में आ रही बात? यानी अगर हमको एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना उस टॉपिक के बारे में, तो हम क्या करते हैं, बस इसे हाईलाइट करते जाते हैं और हाईलाइट करने के बाद उतना ही हम पढ़ लेते हैं कि ये काम का नहीं है, ये पूछते नहीं और ये कभी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, छोड़ देते। और ग्रुप डी क्वेश्चन तो बहुत हार्ड रहते हैं मैथ्स के, हम छोड़ देते। खासतौर से देखिए मैथ्स में जो एरिया वॉल्यूम का जो आता ग्रेड 10 में, तो उसमें क्या करते, वॉल्यूम छोड़ देते, एरिया बस पढ़ लेते, आसान पढ़ते, हार्ड छोड़ देते। तो ओवरलर्न हमको करना है। ओवरलर्न करेंगे तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 100% इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालने की कोशिश कर। तो जब आप 100% डालने की कोशिश करेंगे तो 50% तो रहेगा दिमाग में, और आप जब 50% ही डालेंगे तो एग्जाम में कितना आएगा, आपको रिट्रीव कितना कर पाएंगे आप, कितना 10। पहले तो इतना प्रेशर रहता एग्जाम का, अल्लाह क्या होगा, और उसके बाद में टेंशन रिजल्ट का, फिर कंपटीशन रहता, पड़ोसी का इतना, मेरा इतना नहीं, ये सारी चीजें सोचकर हमारा पहले ही हवा बोल हो जाती। तो वो इसलिए हम क्या करें, ओवर लर्न करें, ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। जैसे अगर हमको फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं उर्दू में इसको, वो जो प्लांट्स
शुआई तरकीब, फोटोसिंथेसिस करना है, शुआई तरकीब बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, तो शुआई तरकीब के लिए क्या करें हम, जो दरख्त है उसकी साख पढ़े, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पढ़े। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तो हमारे लिए यानी हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें, तो फिर हमको वो शुआई तरकीब समझने में आसानी होगी। ठीक है, और इसी तरह से जब हम रफ्तार के बारे में पढ़ें तो इतनी जल्दी हमको समझ में नहीं आता साइंस में, तो हम क्या करें, असरा के बारे में पढ़ें, इसरा या असरा कुछ बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन। उससे बढ़कर है तो जो उसके आगे वाला एडवांस पार्ट है वो हम पढ़ें ताकि हमको पीछे वाला पार्ट याद रहे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे पास होते हैं ना, उनका ये तरीका है, जितना है वो जितना है उतना नहीं पढ़ते, वो कितना है, अगर इतना है तो वो इतना स्टडीज कर, बल्कि इससे भी ज्यादा, तो फिर वो टाइम पर उनको इतना जो है वो याद आ जाए। अब हम इतना ही इतना है हमारा मटेरियल, हम इतना कम याद करते, तो फिर एग्जाम में फिर इतना सा याद आता, इतना है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ओवर लर्न करना पड़ेगा, ज्यादा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में है इसके शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रैप। शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रैप यानी बस हम क्या करते हैं, जब भी याद कर लेते और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती चीज और भूल जाते, तो हमको जैसा हमने पहले मेथड सीखा था कि विजुअलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है, उसको लिखना है, ये सारे तरीके हम अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। कौन कौन से तरीके हम लोगों ने पढ़े बताइए, देखिए आप चेक करेंगे हमारी मेमोरी कितनी है, बताइए। विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन, वेरी गुड, क्रिएट एसोसिएशन के बाद पिक्चर्स, रिलैक्सेशन, से अपने इमोशन से अपनी इंफॉर्मेशन को रिलेट करना, ये सारी चीज ओवरलर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके ऊपर कौन सी टेक्निक ज्यादा अप्लाई है, या फिर ये सब अप्लाई करेंगे तो जो भी याद करेंगे वो कभी भी नहीं आप भूलेंगे। ठीक है, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा, चेंज कर लो, क्या नंबर था। अब आज से 1 साल के बाद मैं आऊंगी और पूछूंगी आपको याद रहेगा, क्यों याद रहा, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बैठ गया। अब ये नंबर को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिठाने के लिए आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में उसको याद करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा मैडम कब आएंगे, अगली बार मैं उनको बताऊंगी ये नंबर। और अक्सर ऐसा होता हमारे सेशंस में, बच्चे लिख लेते फिर उनको मालूम होता, ऊपर में हमारे साथ कई बार ऐसा होता, आपने 3 साल पहले वाले सेशन में ये नंबर वगैरह देखे, वो अभी तक याद है, कहाँ लिखा हुआ रहता, मोबाइल में लिख लेते उसको। ठीक है, तो मोबाइल में नहीं, हमको कहाँ बिठाना है नंबर, ब्रेन में। ठीक है, हमारे ब्रेन में वो नंबर बिठाना है हम, और कैसे बिठाएंगे आप, नहीं मत आप याद कीजिए, नंबर जस्ट एग्जाम्पल है। तो मैं पता नहीं आऊंगी भी, अभी नहीं आऊंगी नेक्स्ट टाइम, लेकिन एक बात मैं बता रही, तो कैसे याद कर सकते इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसको निकाल के कहाँ का रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कैसे रखेंगे, क्या कर करके रखेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, उसके बारे में बार बार सोचेंगे और रिपीट करेंगे, और जोर से बोलो, बोलिए, लिखेंगे और रिसाइट करेंगे, ओवरलर्न करेंगे, ये सारे मेथड है। पोजीशन चेक करेंगे, लेट कर याद हो रहा, बैठ कर या फिर चल कर। ठीक है, ये सारे काम करेंगे आप लोग, खासतौर से जो लोअर ग्रेड्स में अभी हैं उनको बहुत अच्छा टाइम है कि आप सोच सकते हैं। अभी 12th वाले तो परेशान होंगे अपने एग्जाम के लिए, अब उनको ये सब करने के लिए टाइम नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सी टेक्निक, लेकिन अगर चाहे तो कर सकते हैं, आप भी कीजिए और देखिए कि कौन सी टेक्निक आपके ऊपर अप्लाई हो। फिर उसके बाद में है यूज योर टाइम ऑफ पीक एनर्जी। एज अ मुसलमान हमारा पीक एनर्जी का टाइम कब रहता, यानी हमारी जब एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहती, मॉर्निंग में कौन सा टाइम, फजर, वेरी गुड, तहज्जुद का टाइम। ठीक है, तहज्जुद से का जो टाइम रहता, खासतौर से साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी कि 4 बजे, मतलब जिसकी जहाँ सुबह होती, अब हमारे यहाँ 4 बजे तो फजर हो जाती, 4 बजे हमारे फजर हो जाती, तो उससे पहले हमारा तहज्जुद का टाइम रहता।
और वाकई उस टाइम आँख खुल जाए। अगर बचपन से आदत है तो ये आदत डाल लीजिए। अब जैसे जो नॉन मुस्लिम्स रहते उनके पीक एनर्जी टाइम कुछ और रहते, किसी का रात रहता, कोई स्टूडेंट्स रात में, बल्कि हमने हमारी कॉलेज लाइफ में भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो रात में जाग जाग कर पढ़े। लेकिन अब आप देखिए हमारी एनर्जी कितनी डाउन रहती, दिन भर के थके हुए रहते, और रात में कैसे पढ़ेंगे, हमारा ब्रेन कितना साथ देगा। जबकि जब हम नैप ले लेते, तहज्जुद के लिए उठिए, तहज्जुद पढ़िए, उसके बाद में पीक एनर्जी वाले टाइम में आप क्या कीजिए, उसमें लर्न कीजिए नया टॉपिक, खासतौर से हार्ड टॉपिक, वो टाइम पर पढ़िए, हार्ड जो भी रहे, तो क्या होगा, याद हो जाएगा। अगर आप रात में 4 घंटे पढ़ रहे और 60% पढ़ाई पूरी हो रही, तो सुबह आप फजर या फजर से पहले उठेंगे तो आपको 1 घंटे में हो जाएगा उतना, कम टाइम भी लगेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाएगी। तो इंशाल्लाह सब लोग नमाज पढ़ेंगे ना सुबह की, तहज्जुद की भी आदत अभी से डालेंगे, क्योंकि जो बचपन की आदतें रहती वो बड़े होने तक रहती। ऐसे कितने लोग हैं जो तहज्जुद में उठ ही नहीं पाते, क्योंकि हम बचपन में नहीं पढ़े, फजर में तो उठ जाते हैं लेकिन तहज्जुद में नहीं उठ पाते। तो कोशिश करें कि हम अभी से रात में जल्दी सोए, क्योंकि हम जैसा हदीस में भी मिलता है कि रात के पहले पहर में सो जाए और रात के जो तिहाई पहर है उसमें हमको उठने के लिए कहा गया है, तो हमारी पीक एनर्जी रहती है। और तहज्जुद के वक्त तो दुआ का भी कितना अच्छा है, हम दुआएं भी कर सकते हैं अल्लाह सुब्हान तआला, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी जमीन से कितने करीब आ जाता है, जमीन से नहीं मतलब बंदे के करीब आ जाता है अल्लाह सुब्हान तआला, और दुआएं कबूल कर। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि कोई है जो दुआ मांगे मैं कबूल करूंगा। कौन सा टाइम बोलते हैं ऐसा, तहज्जुद के टाइम पर। तो तहज्जुद दुआ की कबूलियत का बहुत अच्छा वक्त। तो लेकिन अगर फिर भी आप देखिए कि अगर सुबह नहीं उठ पा रहे तो कोशिश कीजिए कि दोपहर या जल्दी रात में पढ़ने की कोशिश कीजिए। और चेक कीजिए कि आपको कौन सा टाइम सूट होता है, क्योंकि हर किसी के घर का माहौल भी अलग रहता है, कोई किसी के घर में अलग टाइम पर काम का टाइम रहता है। तो काम काज के साथ हमको ये करना है ना कि ये चेक करते रहेंगे बस, मुझे कब याद होगा कब नहीं याद होगा। पेरेंट्स का हाथ भी बटाना है, लड़कों को भी, और कि बस पढ़ते रहेंगे बुक लेके, क्या करना है, पेरेंट्स को बस बोल देना कि आप लोग दिन भर काम कीजिए और हम बस पढ़ेंगे बुक लेकर, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। तो हमको उनका भी टाइम देखना है, उस हिसाब से पढ़ना है। अब उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट लर्निंग, देखिए आपको पिक्चर में क्या दिख रहा, लॉन्ग आवर्स वर्सेस चंक आवर्स, यानी कि आप एक साथ 10 घंटे मत बैठ के पढ़िए। खासतौर से 12th वालों की आदत रहती 10-10 घंटे पढ़ लेते एक साथ, ऐसा नहीं पढ़ना है एक साथ बैठकर, या 3 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़नी, बल्कि अपने टाइमिंग्स को चंक्स में डिवाइड करना है। कैसे चंक्स में, जैसे कि आप पढ़िए 30 मिनट, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 30 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसे। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन कि आप लंबा पढ़े 10 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं करना है, चंक्स में। और वो जो 10 मिनट का ब्रेक है तो उसमें क्या करेंगे आप, 10 मिनट का जो ब्रेक रहता है उसमें क्या करेंगे, रिवीजन उसमें करेंगे, वो तो ब्रेक का टाइम है जी। रिलैक्स देंगे, रिलैक्स करेंगे, मतलब रिलैक्स मतलब अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल लेंगे, मैं मम्मा मेरा ब्रेक का टाइम है और मैं उसमें मोबाइल खेलूंगा गेम, या फिर मैं उसमें कुछ वीडियो की क्लिप्स देखूंगा, मीम्स देखूंगा, नहीं, या कोई टीवी पर कोई शो देख लूंगी, नहीं। क्या करना है, मोबाइल की रेस से आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं रहता, उसमें जो रेस निकलती है वो आपकी आंखों में जाती है और फिर ब्रेन जो है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो मोबाइल वाला तो बिल्कुल हमको ब्रेक नहीं लेना है। ये जो प्रोडक्टिव ब्रेक बोलते हैं, प्रोडक्टिव ब्रेक यानी ऐसा ब्रेक जो प्रोडक्टिव हो, या तो उसमें आप शवासन कीजिए, लेट जाइए एकदम आंख बंद करके, या फिर कुछ नमाज वगैरह पढ़ लीजिए, नमाज का टाइम अगर है तो वो भी एक बहुत अच्छा है ना, नमाज की नमाज है और ब्रेक का ब्रेक है और आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो रहा है। या फिर पौधों को पानी दीजिए, थोड़ा हरियाली में जाइए, आपको तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, कितना अच्छा है, हमको तो ये देखने भी नहीं मिलता, डेजर्ट दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत देखते हैं हम लोग, तो यहाँ तो देखिए कितना अच्छा हरियाली, आप हरियाली देखेंगे हरी हरी तो आपकी आंखें भी स्ट्रांग हो जाएंगी। दूसरा, घर के काम कीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, बर्तन धोने में, लड़के भी कर सकते हैं, लड़के इससे बचे हुए नहीं हैं, बर्तन धोने में, घर की सफाई में अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना है, क्योंकि उन्होंने बहुत किया आपके लिए,
ये एज में भी वो लोग कर रहे हैं आपके लिए। कई मदर्स जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाती है, फादर्स थके हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे और उनसे काम करवाएंगे, तो ये सोच बहुत गलत है। उनको इन्वॉल्व रखना है, उनके साथ इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव ब्रेक इस तरह से ले सकते हैं, या तो खुद की दिमाग को आराम दीजिए, या अपने पेरेंट्स को आराम दीजिए, या नमाज पढ़िए, या इस तरह मोबाइल और टीवी और स्क्रीन से दूर, ठीक है। तो ये हमको चंक्स में पढ़ाई करना, रादर देन 10 आवर्स की पढ़ाई करने से बेहतर है कि 30 मिनट पढ़े और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद में है कंबाइंड टेक्निक्स। ये लास्ट टेक्निक है हमारे यहाँ की, नहीं बहुत कंबाइंड टेक्निक्स, यानी ये सारी टेक्निक्स मिलाकर, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स जहां जब भी आपको जो टेक्निक सुटेबल लगती वो अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि बस हमेशा लिखते जा रहे रट्टा कर रहे रट्टे, ऐसा। जहां पिक्चर की जरूरत हो पिक्चर कीजिए, जहां निमोनिक्स अप्लाई कर सकते हो वहां निमोनिक्स अप्लाई कीजिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ कौन सी ट्रिक आप अप्लाई कर, ठीक है। तो ये याद रहेंगे ये सारे ट्रिक्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट है रिमेंबर समथिंग एल्स। रिमेंबर समथिंग एल्स यानी एग्जाम में, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप स्टक हो गए तो क्या करें, उससे रिलेटेड कोई दूसरी बात सोचे, टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आप स्टक नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है कब आपको याद होता है ये सारी चीजें, जैसे हमने देखी कि टाइम बहुत जरूरी है, टाइम की भी इंपॉर्टेंस है कि हम कितनी देर में याद कर रहे हैं और कब हमको याद होगा ज्यादा। फिर उसके बाद में है अडॉप्ट द एटीट्यूड दैट यू नेवर फॉरगेट, यानी हमको ऐसा एटीट्यूड अपनाना है कि हम नहीं भूलेंगे कभी कोई चीज याद करके। हमारी ये जो नेगेटिव सोच है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फरमाते हैं तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वही मामला करूंगा, मैं जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ हो जाएगा। तो हमको हमारी सोच क्या रखना है, पॉजिटिव। नहीं, आई कैन डू इट, 10 बार नहीं पढ़ने से याद नहीं होगा तो मैं पिक्चर बनाऊंगी, पिक्चर बनाने से भी याद नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, एसोसिएट करूंगा, एसोसिएट से भी याद नहीं हो मुझे तो मैं क्या करूंगा, निमोनिक्स लगाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं अप्लाई करूंगा। इतनी बार करेंगे तो हो ही जाएगा यार, इतनी सारी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद ना हो। तो क्या एटीट्यूड रखेंगे आप, जोर से बोलिए। इतना खाना भूख लग रही शायद या बोर हो गए, जोर से बोलिए। आई कैन डू इट, जोर से। अब हुई ना मत, तो ठीक है। क्या ये एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे आप कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ऐसा कोई भी नहीं है, और ऐसे बच्चों से तो बिल्कुल दूर हो जाना जो हमेशा नेगेटिव बात, कितना भी पढ़ो कोई फायदा नहीं, याद नहीं होगा, हट जाना ऐसे दोस्तों के पास जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरे। या तो उनको पॉजिटिव बनाइए, लेकिन उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और सोचिए कि आई कैन डू इट, ठीक है। तो ये ऐसा मुंह तो नहीं रहता आपका एग्जाम में, ऐसा नहीं रहता ना। और इंशाल्लाह अगर आप ये टेक्निक्स अपनाएंगे तो ऐसा मुंह कभी नहीं बनेगा, चाहे आप कितनी भी हायर स्टडीज के लिए चले जाए। तो ये सारी टेक्निक्स आपको बचपन से अप्लाई करना है, अभी से, और हमेशा के लिए हायर स्टडीज रिसर्च तक जाइए। हमारे यहाँ साइंटिस्ट की बहुत कमी है, ठीक है। अगर आप ये वे में पढ़ेंगे जैसे हमने आज डिस्कस करे, तो इंशाल्लाह आप रिसर्च में जाएंगे ही जाएंगे, हिस्टोरियन बनेंगे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे। सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ये 2 पेशे नहीं है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे जो फील्ड है उसमें हमारी जरूरत है। मुसलमानों में आर्कियोलॉजिस्ट कम है बड़े लेवल पे, उसमें भी जा सकते हैं आप। यहूदी जो है सारे आर्कियोलॉजी में जाते, उनको वो ढूंढना है हैकल सुलेमानी, ठीक है। हम जो है पीछे है, क्यों? हमने सिर्फ हमारी सोच मेडिकल और इंजीनियर, और पैंडेमिक के बाद तो इतनी मेडिकल की डिमांड होगी कि अल्लाह रहम करे। तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमारे मुसलमानों की हर फील्ड में जरूरत, हर फील्ड में जाइए आप, IAS बनिए, IPS बनिए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए। इतनी गवर्नमेंट जॉब्स है कि आप यकीन नहीं करेंगे, बैंकिंग की जॉब्स है या फिर IPS पुलिस में जॉब्स है। हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारे बच्चे होना चाहिए। कब जा सकते? जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? डीप स्टडीज चाहिए उसके लिए, और इस लेवल की करेंगे तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है, कर लेते हैं लास्ट। ये पिक्चर गौर से देखिए आप,
गौर से देखिए, आपको नंबर पिक्चर के साथ जोड़ना है। उसकी मैं टेक्निक बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। ये लास्ट एक्टिविटी है हमारी, ठीक है। बहुत देर रह गया, चेंज करो बेटा। अब बताइए चेयर के सामने कौन सा नंबर था? जी बताइए। अच्छा 28 वाले कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। चेयर के लिए 28 वाले कितने हैं? कोई भी नहीं। अच्छा चेयर के लिए 12 वाले कितने हैं? 12 वाले एक। और अच्छा चेयर के लिए 95 वाले कितने? अच्छा 71 वाले कितने? 65 वाले कितने? 65 वाले भी कोई नहीं। 51 वाले कितने? 51 वाले। अच्छा 15 वाले कितने? माशाल्लाह, ठीक है। हमारी ठीक है। अभी हमारी स्क्रीन पर फोटो बहुत ज्यादा देर रही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाई जाती फोटो, 1 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो कैसा करेंगे इसमें? इसके लिए मेथड है, नेक्स्ट स्लाइड में कैसा मेथड है? नंबर्स है। जैसे नंबर आपको करना था ना, नंबर पे ABCD लिख दीजिए, यानी ये याद रहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो करते हैं ना उनको ये सीक्वेंस याद रहती है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? 12 के नीचे अल्फाबेट क्या आ रहा? BC, ठीक है। BC से आप जो भी सेंटेंस दिमाग में आता बनाइए, उर्दू में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, ठीक है। मैंने 1 सेकंड से भी कम में ये चीज मेरे दिमाग में आई थी कि बिफोर क्राइस्ट देयर वाज अ बर्ड, ठीक है। क्योंकि 12 के ऊपर कौन सी पिक्चर थी? 12 के ऊपर कौन सी पिक्चर थी? बर्ड की, ठीक है। तो बर्ड नहीं याद रहता कि 12 बर्ड ऐसा याद नहीं होता, तो सेंटेंस बनाना, ये निमोनिक्स वाला तरीका है, ठीक है। तो ये 12 के ऊपर BC आया, BC से बिफोर क्राइस्ट देयर वाज अ बर्ड, ये सेंटेंस याद रहता है। तो बर्ड से रिलेटेड है ये 12 नंबर, ठीक है। इस तरह से और भी सारी चीजें मैंने लिखी थी, यानी नंबर को अल्फाबेट से जोड़े और अल्फाबेट से क्या बनाए? एक सेंटेंस बनाए, और सेंटेंस में वो वर्ड होना चाहिए जो पिक्चर में था। तो उसको इस तरह से हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। तो ऐसे कई मेथड्स है मेमोराइजेशन टेक्निक्स पे। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अभी फिलहाल आपकी एज के हिसाब से आज हमने डिस्कस जितने करे उतने काफी है। ये हायर लेवल का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है। और ऐसे कई भी और भी मेथड्स हैं। तो आप करेंगे ये सारी चीजें, या फिर बस यहाँ से सुन के निकलेंगे और चले जाएंगे घर पर? जब भी आप स्टडी करें, कोशिश करें कि आज हमने जो भी टेक्निक सीखे वो आप अपनी लाइफ में जहां तक पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप PhD करें, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाए, IAS करें, IPS करें, और आप ये जितनी भी स्टडीज करें तो इंशाल्लाह सारी टेक्निक्स आप क्या करें, अपनी स्टडी को आखिरी तक लेके जाइए और ये सारी टेक्निक्स अप्लाई कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए ये दुआ करूंगी, अल्लाह सुब्हान तआला आपके जो भी अरमान हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशात है, आप जो भी बनना चाहें, इंशाल्लाह बिना किसी तकलीफ के आप बन जाए। अल्लाह सुब्हान तआला आपको मेहनत करने की और उस मेहनत का सिला भी दे इंशाल्लाह। आमीन।